एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा, मेरे साथ है इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। बहुत स्वागत है आपका। आज मुद्दा थोड़ा सा अलग है। मोदी क्या सोचते हैं और राहुल क्या सोचते हैं। आप कहेंगे हमको मालूम है, आपको हो सकता है आइडिया हो, लेकिन अंदर की बात नहीं मालूम होगी जो देवेंद्र को जानते होंगे। तो वो आज हम आपको बताएंगे। अच्छा, ये बहाना कैसे मिला हमें देवेंद्र ये बात करने का कि जो इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई अभी दिल्ली में, उसमें राहुल गांधी की स्पीच सामने आई। तो इनफैक्ट हमारी जो साथी हैं विजय लक्ष्मी, उन्होंने उस स्पीच का पूरा टेक्स्ट जो है वो शेयर किया। अब वो पढ़ के अंदाज़ा लगा कि राहुल गांधी के मन में चल क्या रहा है। जो बातें वो अपने सहयोगियों के सामने कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि ये फ्यूचर इलेक्शंस के बारे में, अभी जो हार या जीत चल रही है उसके बारे में, और इनका प्लान क्या है उसके बारे में क्या है। एक बात जो उससे सबसे पहले साफ हुई वो ये कि राहुल गांधी को ये पता है कि वो ये मानते हैं कि मुझे असलियत मालूम है और इन सब लोगों को नहीं मालूम। और वो जिस तरीके का भाषण उन्होंने दिया वो ऐसे है जैसे कोई प्रीच कर रहा हो कि मैं बता रहा हूं ना आपको, यही सही है, आप लोग नहीं मान रहे। भले ही शरद पवार हों, भले ही उद्धव ठाकरे हों, भले ही ममता बनर्जी हों, जिनकी राजनीति और उम्र दोनों उनसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो बता रहे हैं कि आपको नहीं मालूम, मैं बता रहा हूं। तो ये राहुल गांधी सोचते हैं। तो पहले इसी पे बताइए, फिर मोदी जी क्या सोचते हैं वो बताइएगा। जी हाँ, और उसमें सारे स्टेटमेंट अगर देखें तो वो इस तरीके से ही हैं कि आपके अंदर एक तो ताकत नहीं, आप रेजिस्ट नहीं कर रहे, मैं रेजिस्ट कर रहा हूँ। हाँ, मेरे अंदर वो कांग्रेस पार्टी के अंदर है। तो आप में पहली कमी ये। दूसरी कमी ये कि आपको पता नहीं है कि देश में क्या चल रहा है। मतलब अगर आप चुनाव हार रहे हैं तो आपको नहीं पता है कि आप हार नहीं रहे हैं, आपको हराया जा रहा है। उसमें उन्होंने परसेंटेज ही बताया कि ममता बनर्जी जी को 90% ऐसा लगता है, उद्धव ठाकरे जी को 40% लगता है, तेजस्वी यादव जी को 40% लगता है। मतलब 40% लगता है कि हमको हरा दिया गया, हाँ। 60% लगता है कि हम हार गए। हाँ, यही मतलब है। हाँ, उद्धव ठाकरे को 40% लगता है कि हमें हरा दिया गया, 60% लगता है कि नहीं हम तो हार गए जी। तो ये सारी बातें कह रहे हैं और उसमें मैं मत सिर्फ पोर्ट्रेट का उनके सारे स्टेटमेंट को उसमें आप देखें जी, तो मैं ही झलक रहा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एनडीए की बैठक की सरकार के 12 साल पूरा होने पर, उस स्पीच को भी जनता ने सामने देखा। ये स्पीच तो कांग्रेस पार्टी ने शेयर किया, वो तो पब्लिक के सामने ही था ऑलरेडी। कांग्रेस पार्टी ने शेयर किया। जब मैं कह रहा हूँ तो समझिए ना कि वो अपनी तरफ से अच्छा काट छाट करके बहुत बढ़िया हुआ है ये। हाँ, ये बेस्ट वर्जन दिया और है। वही वर्जन दिए होंगे पूरा उतना, और भी हो सकता है कुछ बोले हो तो उसको हटा दिया गया होगा। यहाँ तो सब कुछ कैमरे के सामने था। नरेंद्र मोदी जी ने जो स्पीच दिया उसमें देखें तो कहीं भी सेल्फ पोर्ट्रे आ रहा है, जबकि सरकार के कामकाज के बारे में वो बोल रहे हैं। देश, गरीब कल्याण, एनडीए के घटक दल, सब इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। कहीं भी उनका मैपन उसमें नहीं झलक रहा है कि मैंने ये कर दिया, मेरे अंदर वो खासियत है, मैं ही ये करूँगा। जबकि वो सब कुछ कर रहे हैं। एनडीए के एक नेता को या देश में भी किसी को ये भ्रम थोड़ी है कि जो बीजेपी की शानदार सफलता है या एनडीए की शानदार सफलता है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे अहम रोल है, उनके चलते ही ये है। तो ये सब कुछ होने के बावजूद वो खुद को इस बात को नहीं कहते। और ये ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा होगा, जीतने के बाद भी आप देखते होंगे कि जब वो बीजेपी दफ्तर आते हैं तो किस प्रकार से कार्यकर्ता, ये संगठन। इसमें सोचने वाली बात ये जो आप बता रहे हैं कि ये उस व्यक्ति का व्यवहार है जिसने पूरा देश जीत लिया और बार बार जीत रहा है। और बार बार जीत रहा है, बार रिकॉर्ड बना रहा है। ये उसकी भाषा है। और जो भाषा ये है जो मेरे हाथ में राहुल गांधी की स्पीच, वो है जो लगभग 100 चुनाव हार चुके हैं। अरे वो ये भी कह रहे हैं कि अब इसमें भी थोड़ा सा मुझे एक सेल्फ ऑब्सेशन सा नजर आया जब उन्होंने कहा कि मैं कोई भी अपमान झेलने के लिए तैयार हूँ और ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी स्पिरिचुअल ड्यूटी है, और मैं नीलकंठ की तरह जहर पीने के लिए तैयार हूँ। आप जो तिरस्कार करें, जो अपमान करें, मुझे मंजूर है। इसमें भी भले ही वो ये कह रहे हैं कि मैं अपमान सह लूंगा, लेकिन अहंकार ही दिख रहा है, उसी रूप में दिख रहा है। और सामने वाले को ये कोस रहे हैं, जबकि सामने वाले दलों ने अगर ये सवाल खड़ा किया कि डीएमके आज यहाँ क्यों नहीं है, तो इसमें कौन सा उसने ऐसा विष आपको दे दिया जिसको आपको पीना पड़ रहा है। बताया ना कि आपकी वजह से नहीं है। हाँ, नहीं है भाई, आप ही ने छोड़ा ना उसको। तो ये तो फैक्ट है, इसमें विष कहाँ क्या आ गया। आपने लेफ्ट में वहाँ पे केरला में जाके बोला लेफ्ट को, पिनराई विजयन को और लेफ्ट पार्टीज को कि ये बीजेपी की बी टीम है। इसमें उन लोगों ने कहा कि भाई क्यों कहा जाता है हमें बीजेपी का बी टीम, इसमें विष क्या हो गया। इसका मतलब उनको बुरा लगा कि मेरी आलोचना हो रही है। सोचिए कि जिन तथ्यों को जो आप कर चुके हैं अगर उसको भी बताया जा रहा है तो वो आपको विष लग जाए, तो वो एरोगेंस, जो राजनीतिक अहंकार जो होगा वो किस लेवल का होगा। वहाँ पर फिर उन दलों के साथ आप कैसे कमांड कर पाएंगे।
कैसे ये उनको लीड कर पाएंगे जो नेचुरल लीडर के तौर पे जो काम वो होता है। तो अपनी तरफ से उन्होंने ये स्पीच दी एज ए लीडर ही है कि मैं आप सबका नेता हूँ। पूरी तरह से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वाकई लीडर हैं, किसी भी उनकी बैठक में कोई भी ऐसा एक स्टेटमेंट उठा के देखें। पार्लियामेंट जब सेशन चलता है तो ट्यूसडे को आमतौर पे एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक होती है जिसमें उनका संबोधन होता है, एक भी लाइन आप ऐसा उठा के देखें। थोड़ा उदाहरण से बताइए, जैसे अभी तो आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए, आपने नृपेंद्र मिश्रा का भी इंटरव्यू किया जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे काफ़ी वर्षों तक, वो उन्होंने बहुत सारे एनेक्डोट दिए होंगे आपको। तो कोई ऐसा एनेक्डोट है कि कभी किसी पर चिल्लाए, कभी किसी को डांटा, क्योंकि लोगों को लगता होगा भाई तो बड़े रफ तरीके से भी बात कर लेते होंगे नरेंद्र मोदी। आमतौर पे ये तो अपोजिशन वाले वैसी धारणा बनाने की कोशिश करते हैं, और उसमें जब नृपेंद्र मिश्रा जी, जो कि आपने ठीक कहा कि पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं, वो 5.5 सालों तक, मतलब सबसे करीबी अधिकारी जो दिन भर में मैक्सिमम आवर्स दोनों का साथ जो जा रहा है। आजकल कौन है वो पीके मिश्रा हैं। पीके मिश्रा। हाँ, तो उनका ये कहना था कि एक बार भी, एक दिन भी, एक घटना भी ऐसी नहीं हुई जब पीएम ने किसी से बात करते हुए गुस्सा के फ़ोन थोड़ा तेज़ी से रख दिया हो, पटक दिया हो, अच्छा। फाइल झटके में बंद कर दिया हो, फाइल के किसी नोटिंग को नाराज़ करके, किसी पे शाउट किए हों या किसी को गेट आउट बोल दिए हों। और वहाँ से वो कह रहे थे कि एक बार Never. भी ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। अगर किसी, जबकि दूसरी तरफ देखें तो अनुशासन के मामले में तो वो उनको 1% एरर भी, 1% बहुत बड़ी बात हो गई, 0.001% भी उनको मंजूर नहीं है। मतलब अगर कोई लकीर ऐसी होनी चाहिए तो ऐसी ही होनी चाहिए। वो व्यक्ति को ये काम दिया गया है तो सिर्फ उसी को दिया गया है, कोई और उसमें कुछ इंटरफेयर ना करे। ये सब चीज़ों में गजब का अनुशासन उनको चाहिए, मतलब कठोरता की हद तक। लेकिन व्यवहार और आचरण में रत्ती भर भी उसके लिए कोई इस तरह की चीज़ उनको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो रिस्पेक्ट कमांड करते हैं। एक उदाहरण मुझे आपने दिया था कि वो किसी के काम से नाखुश थे मीटिंग में, हाँ, लेकिन मैं तब उसी भी पे आ रहा उनको हूँ। डांटा कभी नहीं। हाँ, और जैसे, और वो क्या करते थे सौरभ की, जैसे प्रगति करके एक प्लेटफॉर्म बनाया गया कि वैसे डिस्ट्रिक्ट जो कि बहुत पिछड़े हैं पूरे देश भर में, वहाँ पर उनका डेवलपमेंट कैसे कराया जाए, उसकी वो बैठक करते थे। तो जिन राज्यों में, जिन ज़िलों की जो योजनाएं सालों साल से लटकी रहती थी, 20 साल 25 साल ऐसे करके, तो वहाँ के चीफ सेक्रेटरी से जब वो जुड़ते थे तो, और उनके काम से वो एकदम खुश नहीं हैं, फाइलें लटक रही हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, जब अपडेट लिया जाता था उसमें प्रगति में, तो उसमें वो सिर्फ इतना कहते थे कि मुझे उम्मीद है चीफ सेक्रेटरी साहब कि आप अपने रिटायरमेंट से पहले, आपको भी तो लगता ही होगा कि आप ज़रूर कुछ ऐसा काम करके जाएं कि आपको भी गर्व हो कि हाँ, इतने साल में ब्यूरोक्रेट रहा तो मैंने कुछ अच्छा किया। मुझे उम्मीद है कि आप इस काम को करेंगे। इसमें अपनी बात कह भी दी, अपनी बात सामने कह वाला भी समझ दी, भी गया, और एक लाइन में कोई डेरोगेटरी बात नहीं, बल्कि कोई प्रोत्साहन देने वाली बात वो नहीं। करके कहा। एक बार जब शुरू में यहाँ पर आए थे वो 2014 के बाद, तो खास तौर पे जो विदेश मंत्रालय के जो अधिकारी हैं, अंग्रेजीदा माहौल रहता है, पहले से वही व्यवस्था कांग्रेस पार्टी ने चला रखी थी, उनके अधिकारियों के अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था कि भाई हम पब्लिक स्कूल में आमतौर पे पढ़े रहते हैं, विदेश में ज़्यादा हमारा एक्सपोजर है, ये व्यक्ति तो अभी प्रधानमंत्री बन के आए हैं, गुजरात जैसे राज्य में बस मुख्यमंत्री थे, इनको क्या ही पता होगा। बहुत सारे अधिकारियों के अंदर, विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के अंदर ये धारणा थी। वैसे ही एक अधिकारी फॉरेन पोस्टिंग से आए और यहाँ पर उन्होंने मिलने का टाइम लिया पीएम से, और मिलने का टाइम लिया और गए मिलने, और ठीक ठाक काफ़ी समय तक वो अंदर बैठे रहे, जो भी बात उनकी कहनी हो कहे। उसके बाद जब वो चले गए तो फिर नृपेंद्र मिश्रा जी अंदर गए पीएम मोदी के पास। तो वहाँ तब पीएम ने उनसे पूछा कि नृपेंद्र जी एक बात बताइए कि जब आप लोगों की ब्यूरोक्रेसी की ट्रेनिंग होती है तो उसमें ये नहीं बताया जाता क्या कि अगर किसी के पास जा रहे हैं तो कैसे बैठते हैं, कैसा आचरण करते हैं? तो उन्होंने बोला कि नहीं, तो बिल्कुल बताया जाता है, और बैठना, खाना पीना सब हमें बताया जाता है, किस तरीके से खाना है, क्या करना, सबकी ट्रेनिंग होती है प्रॉपर। तो नहीं, मुझे लगा नहीं, कुछ अधिकारियों को देखकर ऐसा लगता नहीं। अभी ये जो महाशय आए थे, ये मेरे सामने ऐसे करके बैठे हुए थे, बिल्कुल फैल के बैठे थे। हाँ, दोनों पाँव सामने फैला के। अच्छा। तो अगर देश के प्रधानमंत्री के सामने बैठे हो तो उसका एक तरीका होना चाहिए। फिर मैंने पूछा कि क्या ऐसा हुआ कि उसके चलते वो चिढ़ के उनको बोल दिए हों या निकाल दिया? बोले नहीं, जितना समय उनका था उससे 5-7 मिनट ज़्यादा ही समय उन्होंने दिया। ओके। मतलब आपके आचरण में अगर ये कमी है तो इसके चलते आप जो कुछ बात हमसे करने आए हैं या जो कुछ कहना चाह रहे हैं या मुझे आपसे कुछ कहना है, तो वो भी मैं स्पेस ना दूँ, ये नहीं करते। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी टॉलरेंस लेवल समझिए कि किस लेवल का टॉलरेंस। हाँ, इसमें तो टॉलरेंस दिखता है। दूसरा, उनको ये भी दिखता है कि पब्लिक स्टैंडर्ड्स कैसे होने चाहिए।
आप जिस पद पर हैं या जिस जिम्मेदारी पर हैं, आप उसके अनुकूल आचरण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब ये भी कभी कोई व्यक्ति आज तक मुझे नहीं मिला जो, और कभी हमने देखा भी नहीं, अब तो टेलीविजन के ज़माने में ये सब कुछ चल रहा है कि नरेंद्र मोदी के पब्लिक कॉन्डक्ट में कभी कहीं कोई कमी रही हो पब्लिक में। एक सोचिए, हाँ एक सोचिए, और जो पब्लिक में आप देख रहे हैं ना सौरभ, अंदर भी वैसे ही हैं वो, उतनी ही सधी हुई चाल, उतना ही वैसे ही बैठना, वैसे ही शब्द, वैसे ही बोलना, और सिर्फ आचरण में नहीं, आपको जैसे उनके दफ्तर में आप जाइए, प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है उसमें अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको पूरे कॉरिडोर और उनके चेंबर तक में हर चीज उसी रूप में व्यवस्थित नजर आएगी। अगर पेन भी सामने रखा हुआ है तो उसका एक तरीका होगा। बेतरतीब चीज उनको बिल्कुल पसंद नहीं। पार्टी दफ्तर जब वो आते हैं सौरभ, तो पार्टी दफ्तर में बाकायदा ये प्रोटोकॉल होता है कि कौन नीचे रिसीव करेगा, कौन पोडियम पे बैठेगा, किसको सामने रहना है, किसको उधर रहना है। ये नहीं कि कोई बेतरतीब हाईली चीज़ से आ जाए। सिस्टमिक बहुत सिस्टम वाला विश्वास करते हैं, हाँ, और उसको फॉलो भी करते हैं वैसे ही। दूसरी तरफ राहुल गांधी को आप देख, एक तो राहुल गांधी की बात तो खैर उनके जैसे वो चलते हैं, वो जैसे उन्होंने टी शर्ट पहनना शुरू किया, कुर्ता पजामा, अब वो बड़े फॉर्मल ओकेजन पे कभी कभी पहनते हैं। अब वो नीचे वो पहनते हैं, क्या कहते हैं उसको, जो वो ट्राउजर जैसा, जो ट्राउजर तो नहीं होता है, वो भी कैजुअल वेयर है, वो भी नीचे वो नीचे वो सैंडल, जैसे होते हैं उसके, नीचे वो सैंडल पहनते हैं। अब हो सकता है कि वो ये कैजुअल लुक यंगस्टर्स को, नौजवानों को अपील करने के लिए करते हो, मुझे नहीं पता कितना उस पर असर पड़ता होगा, लेकिन उन्होंने ये पहनावा सोच समझ के अपना अपनी एक आचरण उसमें बनाया है कि मेरा प्रोजेक्शन ऐसे हो जो बिल्कुल बेतरतीब दिखता है, बहुत कैजुअल दिखाई देता है। तो एक तरफ एक हाईली सधा हुआ आदमी, दूसरी तरफ एक बहुत ही कैजुअल आदमी, ये कॉन्ट्रास्ट है। बिल्कुल सौरभ, ड्रेस में तो ये हो गया। और दूसरा, जैसे वो पार्लियामेंट कॉरिडोर में अगर जा रहे हैं राहुल गांधी, मान लीजिए, तो राहुल गांधी जी अगर जाएं और दाएं बाएं कोई सांसद मिले, सब वहीं खड़े रहते हैं वो लोग, किसी से हेलो हाय ये ज़्यादातर नहीं होता। अच्छा, कोई वैसा सांसद है जो उनका बहुत करीबी है, दो चार वो चले गए नज़दीक, कुछ बोल ली है तो अपना कुछ सबको चेहरों से तो आदमी पहचानता ही है। नोटिस इतने सालों से 2004 से वो पार्लियामेंट आ रहे हैं, उसमें से 60-70% फेसेस तो ऐसे होते हैं जो कि रिपीट हो रहे होते हैं। और एटलीस्ट जिस हाउस में आप होते हो 5 साल का एक टर्म होता है, उसमें तो आप देख ही रहे होते हैं, उसमें उनको कोई मतलब नहीं होता है। जर्नलिस्ट भी खड़े हैं किसी के साथ ना, और जर्नलिस्ट भी खड़े हैं। जैसे मान लीजिए कि जर्नलिस्ट ऐसे हैं ना कि 20-20, 25-25 साल से हम सब लोग वहाँ पे हैं। कांग्रेस पार्टी जो खबर कर रहे हैं उन्हीं से ठीक से बात कर लो, कुछ नहीं, एकदम ऐसे जाना, लगता है कि अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। दाएं बाएं जो लोग चल रहे होते हैं उनके, वो बता रहे होते हैं कि इधर आइए, उसी रूप में जा रहे होते हैं। प्राइम मिनिस्टर जब गुजरते हैं, जाहिर तौर पे पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर का एक सिक्योरिटी का एक प्रोटोकॉल होता है। जैसे ऐसा नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ से जा रहे हैं तो सामने से कोई निकल जाएगा, वो एक थोड़ा रोक दिया जाता है, सांसद हो या कोई भी। लेकिन वो दाएं बाएं देखते हुए जाएंगे, और किसी दल का कोई भी सांसद हो, जिसको जो ग्रीट करेगा उसको उस रूप में रिस्पॉन्ड करना, जो स्माइल उधर से दे रहा है उधर से स्माइल देना, पूछ लेना कैसे हो, क्या हो, इस तरह की बात कहते हुए निकल जाए। वो अपोजिशन का है कि धुर विरोधी उनका है कि सत्ता पक्ष का है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे करते हुए एकदम हो जाएंगे। उसके बाद जब उनके ऑफिस में जो लोग मिलने जाते हैं, किसी भी दल का कोई सांसद हो मिलने जाए वहाँ से, देखिए फिर वो रिस्पॉन्स, वो मिल के निकल कर जब आए तो कैसा उसका रिस्पॉन्स आ रहा है। नितिन जी भी बता रहे थे कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी मुलाकात में जो उनसे मिलने गया है उसको ये एहसास कराया जाए कि आप मेरा समय खा रहे हैं, आपको अब यहाँ से जाना चाहिए, मैं उलझा हुआ हूँ, मैं यहाँ पे हूँ नहीं, होकर भी यहाँ पे नहीं हूँ। एक होता है ना कि अलग बिखरे हुए हैं, कुछ और सोच रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, एक बार कुछ पूछ देगा और कैसे हो, फिर कहीं ध्यान लगा दिए, बिल्कुल नहीं होता। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी सौरभ बता सकता हूँ कि जितनी बार हुआ ये चीज़ वैसी ही है जैसा कि नृपेंद्र मिश्रा जी कह रहे थे। और वो ये बता भी रहे थे, मैंने पूछा उनसे कि ये कुछ लोगों के साथ होता है या सबके साथ, बोला कि सबके साथ, घड़ी कभी नहीं देखते, इसलिए उनकी बहुत सारी बैठकें आप देखेंगे कि वो लंबी भी चलेंगी, चल जाती। अच्छा, और आप बहुत खास हैं, ये आपको एहसास कराएंगे, वो आपको एहसास कराएंगे। आप जो बात कहेंगे, अगर आपकी बात से वो सहमत नहीं भी हैं तो आपको बीच में नहीं रोकेंगे, वो आपको पूरा मौका देंगे कि आप अपनी बात कह लें। भले ही आपकी बात का उनकी नज़र में कोई मोल ना हो, लेकिन वो आपको स्नब नहीं करेंगे। जब आपकी पूरी बात खत्म हो जाएगी, उसके बाद ये बोलेंगे अच्छा आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन मैं तो इस चीज़ को ऐसे ऐसे सोचता हूँ। और फिर वो एक ऐसा आईना दिखाएंगे कि आपको लगेगा कि हाँ यार मैंने तो बेवकूफ़ी वाली बात कर दी। इसके ठीक उल्टा है। मैंने जितना भी राहुल गांधी के बारे में सुना है, मेरी उनसे एक मुलाकात है, मैंने उनका एक छोटा सा इंटरव्यू किया था शायद 2015 के इलेक्शन में।
उनकी एक इलेक्शन रैली में, जिसमें वो सीधे हेलीकॉप्टर से उतरे थे, हम वहाँ पटना से बाई रोड पहुँचे थे, 15 मिनट तक उन्होंने हमसे बात की थी मुझे, और वो बहुत इनसिग्निफिकेंट सा इंटरव्यू था, नहीं तो मुझे याद होता कि उसमें क्या बात हुई थी, क्योंकि मुझे याद भी नहीं है कि उसमें क्या बात हुई। तो और मुझे इतना ज़रूर याद है कि वो जब बात कर रहे थे तो मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि ये आदमी मुझे पूरा अटेंशन दे रहा है। अब वो भीड़ से डिस्ट्रैक्टेड थे या उनको जल्दी थी जाने की। एक तो उनके स्टाफ ने ही बड़ा बहुत जैसे एहसान करते हैं इंटरव्यू करके दिलाया था। तो वो केरल वाले, वो केरला के कोई थे वो सज्जन, तो बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन वो बड़ा इनसिग्निफिकेंट सा इंटरव्यू था। और वो दाएं बाएं देखते रहे और वो भैया 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 करके, जैसे जो उनका स्टाइल है, अरे भैया आप ये देखिए, अरे भैया ऐसा है, तो उस तरीके से बात कर रहे थे, मुझे बहुत इंप्रेसिव नहीं था वो। लेकिन मैंने किसी से ये नहीं सुना है कि ये जब बात करते हैं तो बड़े ध्यान से सुनते हैं, बल्कि ये ज़रूर सुना है कि राहुल गांधी से मिल के आने के बाद ये इंप्रेशन मिलता है कि राहुल समझते हैं कि उन्हें सब मालूम है, हाँ आई नो एवरीथिंग। बस, और आपका बहुत मतलब नहीं है, आप हैं, एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं, बहुत मतलब नहीं, उतना अटेंशन आपको देते नहीं है। पीएम के कमरे में जैसे सौरभ आप जाएंगे ना, तो पहला लाइन होगा, वो सीधे आपको नाम रख के बुलाएंगे, अगर आप उसे बोलेंगे, हाँ, नाम से बताएं। कैसे हो। अगर आपके साथ 4 लोग हैं तो चारों के बारे में उनको पता है, ठीक। और उसका सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि ये वो सबको याद करते हैं। वहाँ जाने से पहले अगर आपकी जब मुलाकात फिक्स होती है तो बाकायदा उनके सिस्टम में सब कुछ पूछा जाता है, कौन कौन आ रहे हैं आपके साथ, कौन लोग होंगे, वो क्या करते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, वो सारा होमवर्क उनको चाहिए होता है। कमाल की बात ये होती है कि वो सारी चीज़ें उनके दिमाग में बैठी होती हैं। अगर छोटी बच्ची है तो उससे वो बात करेंगे तो उस तरह की बात करेंगे, उससे खाने पीने, चॉकलेट की है, पीएम म्यूजियम तुमने देखा कि नहीं, इस तरह की बात करेंगे। बड़े लोग हों तो बड़े का टॉपिक, पॉलिटिकल आदमी है तो पॉलिटिकल टॉपिक, तो वो जो स्विच ओवर है ना, वो बड़ा कमाल होता है। ये तो मैंने देखा है अपने साथ। मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई 2024 लोकसभा इलेक्शन में, इंटरव्यू में पटना में, और मैं नर्वस, मैं पहली बार मिल रहा हूँ प्रधानमंत्री से, तो मेरा नर्वस होना तो जायज़ है। वो आ रहे हैं सामने से चल के और वो मुझे नाम से पुकार रहे हैं, और सौरभ कैसे हो। ऑब्वियसली टीम ने बताया होगा कि ये इंडिया टीवी से सौरभ शर्मा इसका नाम है, तो उन्होंने मुझे नाम से पुकारा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। जितनी देर में माइक वाइक लगता है उतनी देर वो बड़ा ऑकवर्ड साइलेंस होता है, खासकर जब आपके सामने प्रधानमंत्री बैठा हो। माइक लगाने में, सब करने में 2-4-5 मिनट ऑडियो टेस्ट में लगता है, इतनी देर आप प्रधानमंत्री का चेहरा तो नहीं देखते रहेंगे, और प्रधानमंत्री तो आपकी तरफ बिल्कुल नहीं देखेगा। लेकिन यहाँ उल्टा है, वो प्रधानमंत्री ताकि आप ऑकवर्ड ना हो और आप सहज हो जाएं थोड़ा बातचीत से, उन्होंने बातचीत निकालनी शुरू की। और सौरभ कहाँ के हैं, परिवार में कौन है, मैंने कहा साहब मैं इस स्टेट से हूँ। कौन से ज़िले से हैं, तो ज़िला बताया। अब मैं और ज़्यादा मुझे लगा शायद इनको मैं गाँव आऊँ तक ना इनको मालूम हो, लेकिन वो उन्होंने उसको मतलब मुझे इतना कंफर्टेबल कर दिया, और वो इंटरव्यू बड़ा अच्छा हुआ। हाँ, और हो सकता है उसके बाद वो बता भी देते कि मैं उस गांव में एक बार ऐसे ऐसे गया भी था, क्योंकि पूरे भ्रमण किया है लगभग इन्होंने 5 दशक तक। तो ये वाली जो खासियत है ना सौरभ, बिल्कुल, कि आपको एकदम ईज कर देना, नॉर्मल करना। और इसमें एक चीज़ और बताऊँ आपको सौरभ, वो इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, कि जैसे जो लोग, मान लीजिए कि कोई फॉरेन डेलीगेशन आता है या इस तरह का कोई गैदरिंग हो रही है, उसमें ऐसे लोग आ रहे हैं जिनसे वो पहले अगर नहीं मिले हैं, तो नाम और डिटेल के साथ उनका पिक्चर भी उनको चाहिए। अच्छा, जिससे वो, हाँ, ताकि वो पहचान पाए, देखते मिले, और उसमें फिर रिएक्शन ये ना जाए कि इस व्यक्ति को मैंने बुलाया है तो मेरे चेहरे पे कौन है ये, ऐसा रिएक्शन नहीं होना, ये वही है या नहीं है। हाँ, इतनी बारीकी का ध्यान। समय की मजबूरी, इसलिए आपको थोड़ा सा मैं एक फाइनल नोट पर एक ऐसा एनेक्डोट, मेरी इनसे काफ़ी बातें होती हैं, पता रहता है मुझे जो कुछ ये बताते हैं, तो कई बार सरप्राइज एलिमेंट नई कई बातों में नहीं होता। लेकिन आज एक ऐसी बात मुझे देवेंद्र ने बताई जिस पर मैं भी चौंका, और बात ये भी 2014 की है, और बात निपेन मिश्रा के इंटरव्यू के दरमियान ही, उनको शायद पहले बताओ लेकिन ऑन रिकॉर्ड उस वक्त पहली बार आई। आप सोचिए, एक आदमी देश का प्रधानमंत्री बना जिसको कि 30 साल के अंदर पहली बार देश में किसी की सरकार मेजॉरिटी के साथ आई थी, फुल मेजॉरिटी की सरकार, वो नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 की, और वो बुलाता है अपने सबसे बड़े अधिकारी को और उसको पहला एजेंडा बताता है अपना, ये मेरा पहला काम है, आप बताइए इसमें आप क्या सोचते हैं और आप क्या कर सकते हैं। कोई प्रधानमंत्री वो क्या टास्क देगा अपने सबसे बड़े अधिकारी को, पहला वो क्या बात बताई निपेन जी ने? जब, अच्छा, इसमें बात बताने से पहले सर ये भी सोचिए कि नृपेंद्र मिश्रा जी को प्रधानमंत्री जी कभी मिले नहीं थे, जानते नहीं थे, ठीक। उनको बताया गया, अरुण जेटली जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने बताया होगा उनको, या जिसने भी उनको बताया, उसके बाद उनको बुलाया गया मिलने को। ये गए मिलने, और मिलने के दरमियान वो आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री को अगर अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी रखना है तो इनका काम करने का तरीका कैसा है,
कि अब सीधे सीधे ये तो नहीं कह सकते कि भाई आओ मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूँगा, लेकिन काइंड ऑफ इंटरव्यू को कैसे हुआ कि उन्होंने ये कहा कि 2 एजेंडा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से पहला ये है कि स्वच्छता। पहली बात। अब इतने वरिष्ठ नौकरशाह नृपेंद्र मिश्रा जी लगभग 5 दशक तक सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, यूपी में काम किया, सेंट्रल गवर्नमेंट में काम किया था, अलग अलग भूमिकाओं में। वो ये बात सुन के एकदम से चौंके। वो बताए भी कि मैं एकदम से हैरान रह गया कि क्या कहा जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर कह रहा है पहला काम सफाई, सफाई, स्वच्छता। और कि मेरे चेहरे के भाव को वो समझ गए, तो उन्होंने बस मुस्कुराते हुए कहा कि आपको ये पता तो होगा ही ना कि गांधी जी बहुत जोर देते थे इस पे, तो मेरा तो ये एजेंडा है। इसके बारे में क्या क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, ये बताइए। अब सोचिए सौरभ कि इसको आप सामान्य तौर पे समझेंगे तो सिर्फ सफाई समझ में आएगी, थोड़ा विस्तार से समझ में आएंगे तो टॉयलेट इसी से जुड़ा हुआ, हर घर जल इसी से जुड़ा हुआ है, सबके लिए आवास इसी से जुड़ा हुआ है, और इसका हेल्थ पे आपका कितना बड़ा फ़र्क पड़ना है। वो जो उज्ज्वला गैस, उजाला, सब तो इसी से जुड़ी हुई चीज़ें। तो वो विज़न लेके वहाँ पर, और फिर इन्होंने कहा कि आप बताइए रोड मैप। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही कि करप्शन, एकदम से करप्शन पूरे देश में ख़त्म हो गया ये तो मैं नहीं कह सकता, ये संभव नहीं है, लेकिन करप्शन को मैं खूब बेहतर तरीके से कम कर पाऊँ और ख़ास तौर पे बड़े लेवल पर कम कर पाऊँ, तो उससे मुझे लगेगा कि हाँ इसमें मैंने कुछ अच्छा किया, ये मेरी उपलब्धि रही, और उसके लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेना होगा। और बोले मैं फिर चौंका। बोले कि मेरे चौंकने के भाव को फिर उन्होंने समझा और ये कहा मेरी दुविधा को देखते हुए कि आपकी उम्र के लोग टेक्नोलॉजी सुन के शायद थोड़ा सा अनईजी होते होंगे, लेकिन इसमें आगे जाना होगा और इसमें मास्टरी करनी होगी, और इसका सहारा अगर लिया जाए तो फिर करप्शन पे कम होगा। अब यहाँ से इसको जोड़िए, डायरेक्ट बेनिफिट डीबीटी जो ट्रांसफ़र, बिल्कुल। तो पीएम ने जितने करप्शन की चीज़ों पर रोक लगानी शुरू की, उसमें टेक्नोलॉजी आपको हर जगह नजर आएगी। तो ये सारा विजन वो उस समय लेकर आए थे। यस, ये और लगभग सौरभ उसी समय उन्होंने ये कह दिया था कि आगे नोटबंदी को लेकर क्या कुछ किया जा सकता है, डिमोनेटाइजेशन को लेकर उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। आज समय इजाजत दे रहा है वैसे कि हम इतनी बात कर पाए। अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, तो हम ऐसी बातचीत का एक लंबा वर्जन लेकर के फिर आपके सामने आएंगे, क्योंकि किस्सों की कमी इनके पास नहीं है। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका, ये एक अंदाज़ा देने के लिए राहुल गांधी का माइंडसेट क्या है, नरेंद्र मोदी का माइंडसेट क्या है। आज भारत की खबर आप देख रहे थे, फिलहाल इतना ही।